हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आर RTE 2009 जो कि एमपी टेट वर्ग 3 या किसी भी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। RTE 2009 इसका जो पूरा नाम है उसे कहते हैं निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, क्या है पूरा नाम इसका? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक, यह लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। अच्छा, अगर ये बन चुका था 2009 में, पर इसको लागू किया गया 2010 में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 100 साल पहले 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने RTE की मांग की थी। उन्हीं के रेस्पेक्ट में उन्होंने 2010 में RTE को लागू किया। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक की जो कक्षाएं होती है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। RTE की मांग, सर्वप्रथम RTE की मांग गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 18 मार्च 1910 को RTE की मांग की थी, पर इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उस समय 1910 के टाइम पे अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय आगे बढ़े, है ना। तो इनकी जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उनके द्वारा पहली बार RTE की मांग की गई थी। उसी के कारण इनको RTE के जनक कहे जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर वर्धा योजना आई। वर्धा योजना को भी 22 या 23 अक्टूबर 1937 को जब अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, तब वहां पर महात्मा गांधी ने नई तालीम की और बुनियादी शिक्षा की मांग की थी कि 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही थी या बल दिया था, तब भी यह मान्य नहीं हुई थी। फिर आता है सार्जेंट योजना 1944 तक। 1944 में जब सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में यह योजना थी और इन्होंने कहा था कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देंगे। कौन सी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देंगे, इस पर भी सिर्फ बल दिया गया था, तब भी यह मान्य नहीं हुई थी। उसके बाद आती है कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 में आया था, दौलत सिंह कोठारी की सिफारिश पर। ठीक, और इन्होंने कहा था कि 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, इस पर यह बल दिया था, तब भी यह मान्य नहीं हुई थी। उसके बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। इन्होंने कोठारी आयोग में दौलत सिंह कोठारी ने 2 मांगे अपनी मांगी थी कि एक तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए और खुद की एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। ये 2 मांगे उनकी थी। फिर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को आई थी, जब राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली आई थी, ये किसकी सिफारिश पर आई थी? कोठारी आयोग की सिफारिश पर, अनुशंसा पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इस संशोधन के तहत शिक्षा और वन राज्य सूची के विषय थे, पर इस संशोधन के तहत उनको संवैधानिक सूची में जोड़ लिया गया। तब किसकी सरकार थी? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो कि 1986 में आई थी। इसमें भी 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया, और यह जो शिक्षा नीति है यह आचार्य राममूर्ति आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी। ठीक, तब राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के प्रयासों से ही आज हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक चीजें जो हैं, ये LED
इनकी ही प्रयासों से आज भारत में हम प्रयोग या यूज कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सीसीई की संकल्पना आई थी और डाइट की संकल्पना भी 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आई थी। यूनेस्को की 21वीं सदी की शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ये जितनी भी बात हो रही थी ये 20वीं सदी की हो रही थी, है ना। 1986 भी 20वीं सदी के अंतर्गत आते हैं। फिर 2000 आया, 2000 में यूनेस्को ने 21वीं सदी की 2000 से लेकर 2021 तक 21वीं सदी चलेगी। तो यूनेस्को की 21वीं सदी की शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। प्लान ऑफ एक्शन कब आया? प्लान ऑफ एक्शन 1992 में आया। प्लान ऑफ एक्शन लाने का क्या कारण था कि 1986 की जो नीति थी उसकी कमियों को दूर करना प्लान ऑफ एक्शन का आने का कारण था। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, है ना। तब राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जो शिक्षा नीति लाई गई थी तो आरटीई जब लाई गई थी तो सबसे पहले राज्यसभा में भेजी गई थी। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुई। फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, फिर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के साइन हुए। उस समय राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। 2009 में कौन थी? प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी। शिक्षा का वर्णन हमारे संविधान में कहाँ कहाँ मिलता है? तो शिक्षा का वर्णन मिलता है भाग 3 मौलिक अधिकार, है ना, आर्टिकल 21A। फिर भाग 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 और भाग 4 क में आर्टिकल 51 क 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या? 11वां मौलिक अधिकार 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या था 11वां मौलिक कर्तव्य? की अपने माता पिता को अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना उनका कर्तव्य है। शिक्षा मंत्री जो केंद्र में है वो धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में, और एमपी में उदय प्रताप सिंह। ठीक। पहला देश जिसने आरटीई लागू किया था वो कौन है? नॉर्वे। और भारत कौन सा देश बना था आरटीई लागू करने वाला? 135वां देश बना था। 135वां देश बना था भारत। आरटीई में 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। ठीक। 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची। चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। अध्याय 1 प्रस्तावना और प्रारंभ। अध्याय 1 में क्या है? प्रस्तावना है और प्रारंभ है। अध्याय 1 में धारा 1 आ जाती है। धारा 1 में क्या है? पूरा नाम, प्रारंभ और विस्तार। मतलब आरटीई का पूरा नाम आता है, उसका प्रारंभ कैसे हुआ और उसका पूरा विस्तार धारा 1 में आ जाता है। तो धारा 1 में क्या है? पूरा नाम, प्रारंभ और विस्तार। अध्याय 1 में 2 धारा है, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में क्या है? पूरा नाम, प्रारंभ और विस्तार। ठीक है। धारा 2 में क्या? विशेष शब्दावली। आरटीई में कुछ शब्द यूज किए गए हैं, है ना, विशेष शब्दावली यूज की गई है, जैसे स्थानीय प्राधिकारी, बालक, प्रति व्यक्ति फीस, अनुवीक्षण प्रक्रिया। अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब प्रवेश परीक्षा, एडमिशन एग्जाम, है ना, आदि ये विशेष शब्दावली ली गई है। अध्याय 1 में 2 धाराएं। अध्याय 1 में क्या है? प्रस्तावना और प्रारंभ। उसमें 2 धाराएं हैं। धारा 1 जिसमें पूरा नाम, प्रारंभ और विस्तार है, और धारा 2 जिसमें विशेष शब्दावली है। ठीक। अध्याय 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अध्याय 2 में है। उसमें कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं, 3 से लेकर 5 तक। तीसरी धारा क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों का वर्णन, जिनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 साल के बालक जिनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक। धारा 4 में क्या है? विद्यालय से वंचित बालकों को आयु वर्ग के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। मतलब अगर कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूल आने में लेट हो गया हो तो उसकी आयु के अकॉर्डिंग उसको क्लास में बिठाना होगा। 6 से 14 वर्ष बोला है ना, 6 से 14 वर्ष। और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा है ना। तो कक्षा 1 में 6 साल का, कक्षा 2 में 7, कक्षा 3 में 8, कक्षा 4 में 9, कक्षा 5 में 10, कक्षा 6 में 11, कक्षा 7 में 12, कक्षा 8 में 13, है ना। मतलब ये 6 7 हो गया, 7 8 8 9 10 9 10 11। ठीक। तो अगर
कोई बच्चा 4 साल का है, चौथी क्लास में आ रहा है, सॉरी, अगर कोई बच्चा 9 या 10 साल का है तो उसको कक्षा चौथी में ही बिठाना पड़ेगा। अगर वो 8 या 9 साल का स्कूल में आ रहा है तो उसको तीसरी कक्षा में बिठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये 8-9 साल का है लेकिन उसको आ रहा है तो फर्स्ट क्लास में बिठाना नहीं, उसको उसके उम्र के हिसाब से ही उसको क्लास में बिठाना होगा, प्रवेश देना होगा। अगर वो 12 साल का है और वो उससे पहले स्कूल नहीं गया और 12 साल का है और स्कूल आ रहा है तो उसको कक्षा 7वीं में ही बिठाना पड़ेगा। ये कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 4 में दिया गया है ना, विद्यालय से वंचित बालकों को आयु वर्ग के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। आई होप समझ में आया होगा। धारा 5, टीसी न होने पर भी प्रवेश देना। मतलब अगर कोई बच्चा किसी स्कूल से निकलना चाहता है तो उसको टीसी देना अनिवार्य है और 7 दिन के अंदर टीसी देना अनिवार्य है, नहीं तो कार्यवाही हो जाएगी। और अगर कोई बच्चा बिना टीसी के किसी स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है तो भी आप उसे प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकते, उसे बिना टीसी के भी प्रवेश देना होगा। ये किसमें कहा है? धारा 5 में कहा है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धारा 1, पूरा नाम प्रवेश विस्तार, पूरा नाम प्रारंभ विस्तार। धारा 2, विशेष शब्दावली। धारा 3, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। धारा 4, आयु वर्ग के अनुसार कक्षा में प्रवेश। धारा 5, टीसी न देने होने पर भी प्रवेश देना अनिवार्य। अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। अध्याय 3 क्या है? समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। इसमें धारा है 6 से लेकर 11 तक। तो धारा 6 में है प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी, विद्यालयों की दूरी। धारा 6 में प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर के दायरे में। और उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। धारा 7, केंद्र सरकार। अच्छा, धारा 7, 8 और 9 एक साथ याद करते हैं। सॉरी, धारा 7 में केंद्र और राज्य का आर्थिक अनुदान अनुपात मूल रूप से मतलब पहले जब होता था 55-45 होता था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 60 और 40 है। 60 केंद्र सरकार का है और 40 स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का है, अनुदान राशि है ना। फिर है 8, 9 और 10, इनको साथ में याद करते हैं। 8 मतलब समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता, इन तीनों के कर्तव्य। धारा 8 में समुचित सरकार मतलब दोनों केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य होंगे और धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य होंगे। क्या? बच्चे की शिक्षा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रति इनके कर्तव्य होंगे। उसका उल्लेख कहाँ दे रखा है? अध्याय 3 के धारा 8 में, 9 में और 10 में। नेक्स्ट, धारा 11, 3 से 6 वर्ष के बालकों की विद्यालय पूर्व शिक्षा समुचित सरकार द्वारा दी जाएगी। मतलब 6 से 14 वर्ष तक तो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो ही रही है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले बच्चे की जो पूर्व शिक्षा है, विद्यालय पूर्व शिक्षा है, वो किसके अंतर्गत होगी? वो समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। अध्याय 4, अध्याय 4 में विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व, विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व धारा अध्याय 4 में है, जिसमें धारा है धारा 12, निजी विद्यालय में 25% आरक्षण। धारा 12 में क्या लिखा हुआ है कि जो निजी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें 25% आरक्षण होना चाहिए। मतलब अगर स्कूल में 50 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे हैं, तो उसमें 25% या 100 बच्चे हैं तो उसमें जो उसके 100 सीटें हैं, एक स्कूल में 100 सीटें, तो उसमें से 25% मतलब 25 सीटें रिजर्व रहेगी। किनके लिए? जो बीपीएल कार्ड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्व होगी। उसमें भी जो 9% है वो ST SC के लिए और 16% अदर कास्ट के लिए, अदर आरक्षण के लिए हो जाएगी, वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए 16%। धारा 13 में प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते। अगर कोई बच्चा, धारा 13 में यह कहा गया है कि अगर कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो आप उस बच्चे की प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते। अगर आपने प्रवेश परीक्षा ली तो आपको पहले 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा। उसके आगे भी अगर आप ऐसा करते हैं तो 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। उसके अलावा प्रति व्यक्ति फीस मतलब क्या होता है? विद्यालय फीस के अलावा अगर आप किसी भी चीज की फीस लेते हैं तो आपको जितनी आपने फीस ली है उससे 10 गुना आपको सरकार को देना पड़ेगा। ठीक, 13 में क्या है? जुर्माना लगेगा। ठीक, 14, धारा 14 में क्या है? जन्म प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश देना होगा। मतलब
अगर कोई बच्चा जिसके एडमिशन तो लेना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, पर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई और प्रमाण पत्र अगर रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, उसके अलावा भी आपको विद्यालय में उस बच्चे को प्रवेश देना होगा। ठीक है। धारा 15 में क्या है, विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते, है ना। मतलब बच्चे कितना भी लेट आए विद्यालय में, हालांकि 15 अगस्त से पहले पहले एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, लेकिन अगर 15 अगस्त बाद आता है, 6 महीने बाद भी आता है, तो आपको उसको एडमिशन प्रवेश देना होगा। अगर वह निर्धारित तिथि में विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है किसी कारणवश, तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा प्रवेश लेने से। धारा 16 में क्या है, ना फेल कर सकते ना ही निकाल सकते। बच्चे को ना तो आप फेल कर पाएंगे और ना ही निकाल पाएंगे। अगर बच्चा, देखो बच्चा लेट आएगा तो पढ़ेगा नहीं, अगर पढ़ेगा नहीं तो आप चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, पर आप उसको फेल नहीं कर सकते और ना ही विद्यालय से निकाल सकते हैं। धारा 17 मतलब खतरा मान लो। धारा 17 में क्या, ना तो शारीरिक ना ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते, मतलब आप उसे डांट नहीं सकते, उन्हें मार नहीं सकते, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप उन्हें ये नहीं कर सकते कि तुम मूर्ख हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम गधे हो, ऐसे शब्द भी आप यूज नहीं कर सकते। फिर धारा 18 में क्या है, बिना सरकारी मान्यता के विद्यालय नहीं खोल सकते। कोई भी बिना मान्यता लिए, सरकारी मान्यता लिए विद्यालय नहीं खोल सकते। अगर खोलते हैं तो 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर 10,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 19, भौतिक मापदंडों को 3 वर्षों के अंदर पूरा करना होगा। भौतिक मापदंड मतलब अगर आप स्कूल खोलते हो तो स्कूल की बिल्डिंग कंप्लीट करनी होगी, सेपरेट टॉयलेट बॉयज और गर्ल्स के खोलने होंगे, प्लेग्राउंड होना चाहिए, है ना, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं आपको 3 साल के अंदर पूरी करनी होगी। धारा 20 क्या कहती है, केंद्र सरकार आरटीए में संशोधन कर सकता है। धारा 21, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का वर्णन धारा 21 में दिया हुआ है। इसमें कितने सदस्य होंगे, 16, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष अभिभावक होते हैं और सचिव प्रधानाध्यापक होते हैं। इन 16 में 50% महिलाएं होती हैं और 75% 3/4 अभिभावक होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, धारा 22, विद्यालय विकास योजनाओं का प्रारूप। 22 में क्या है कि विद्यालय के विकास से संबंधित जो भी योजनाएं बनेगी, धारा 22 के अंतर्गत वर्णित है। धारा 23, अध्यापक पद की योग्यता। अध्यापक पद की योग्यता मतलब जैसे टेट एग्जाम हो गई, सीटेट हो गई, ये योग्यता है। इसका उल्लेख कहाँ है, धारा 23 में है। धारा 24, अध्यापक के कार्य और कर्तव्य। 24 में क्या दे रखा है, अध्यापक के कार्य और कर्तव्य। अध्यापक के क्या कार्य होते हैं, स्कूल में समय से पहुंचना, सिलेबस को कंप्लीट कराना, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उनका एग्जाम लेना, ना बच्चों का समावेशी शिक्षा करना। धारा 25 में क्या है, अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात। अगर सामान्य पूछे तो 1 से 40 हो जाएगा, और अगर स्पेशली लिखा आता है कि प्राथमिक विद्यालय में तो 1 से 30, एक विद्यालय 30 बच्चे होंगे, एक शिक्षक होगा। उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक शिक्षक होगा। ठीक। और अगर 200 के ऊपर चले जाते हैं बच्चे तो 5 तो टीचर होंगे और एक हेडमास्टर होगा, मतलब 6 हो जाएंगे। ठीक। अब प्राथमिक विद्यालय में कितने दिनों तक स्कूल लगेंगे, 200, और उच्च प्राथमिक में 220। कितने घंटे काम करने होंगे, प्राथमिक में 800 और उच्च प्राथमिक में 1000 प्रतिदिन। धारा 26 की बात करते हैं, कुल स्वीकृति पदों में 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रह सकती। जितने भी पद हैं उसमें से अगर 100 पद दिए हुए हैं तो उसमें से 90% पद भरे होने चाहिए, मतलब अगर 100 वैकेंसी है तो 90 वैकेंसी फुलफिल होनी चाहिए। ये किसमें दे रखा है, धारा 26 में। धारा 27, अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज चुनाव, विधानसभा व लोकसभा के चुनाव के अलावा कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। मतलब गैर शैक्षणिक कार्य में सिर्फ ये 3 काम है जो आप करवा सकते हो, उसके अलावा आप अध्यापक से कोई और काम नहीं करवा सकते। धारा 28, सरकारी अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। सरकारी अध्यापक निजी में प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट है अध्याय 6, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। धारा 31, नहीं कुछ छूटा हुआ है, सॉरी दोस्तों, हम आगे आ गए, नीचे है। अध्याय 5, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे समय पर पूरा करना। अध्याय 5 में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे समय पर पूरा करना अध्याय 5 में दिया हुआ है, जिसमें धारा है 29, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया संचालन संविधान के मूल्यों के अनुसार किया जाएगा।
बालक के आंतरिक ज्ञान शक्ति योग्यता का निर्धारण, शारीरिक और मानसिक विकास के अवसर देना, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 350 क में कहा गया है। धारा 29 क्या कहती है कि कुल मिलाकर बच्चों का मूल्यांकन करना, उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करना और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक। धारा 30 क्या है? बोर्ड परीक्षा नहीं ले सकते। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद प्रमाण पत्र देना आवश्यक। मतलब अगर कोई बच्चा कह दे कि मुझे बोर्ड परीक्षा नहीं देना, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें बोर्ड परीक्षा देनी होगी। विद्यालय अलग से उसके लिए एग्जाम कराता है और उसके बाद उसे प्रमाण पत्र भी देता है। ये बात कहाँ की गई है? धारा 30 में। अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण, जिसमें धारा 31 बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, इसमें 2 आयोग बने हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। धारा 32 शिकायत, 32 में शिकायत की बात की गई है कि स्थानीय प्राधिकारी और संस्था प्रधान से शिकायत कर सकते हैं और 3 महीने के अंदर अगर समाधान नहीं मिलता है तो फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शरण ले सकते हैं। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है ना, और 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन, जिसमें सदस्यों की संख्या 15-15 मैक्सिमम अधिकतम 15 लोगों की सदस्यता रहती है। अध्याय 7 प्रकीर्ण और अन्य मुख्य बातें, इसमें धारा 35 केंद्र सरकार दिशा निर्देश देगी राज्य सरकार को और स्थानीय प्राधिकारी को, और राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार को और स्थानीय प्राधिकारी को देगी, फिर राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को और स्थानीय प्राधिकार CMS स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को शिक्षा दिशा निर्देश देगी। धारा 36 क्या कहती है? दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति। धारा 37 दंड के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। धारा 38 प्रत्येक राज्य आवश्यक संसाधनों के साथ लागू। RTE की सारी धाराएं और अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। ये बहुत शॉर्ट में है वीडियो, और ये जो जानकारी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, जिससे कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो इस टॉपिक का।